मिलना का हो गया। अब यहाँ पर एक गाथा में एक एक जो भागहार है वो कब कैसे किन प्रकृतियों में यूज किया जाता है वो यहाँ पर एक गाथा में बता रहे हैं। बस ये इसका बेस है। 5 भागहारों के लिए कौन कौन सी प्रकृतियां डिवाइड की जाए, उनमें बंटवारा किया जाए, तो वह यहाँ बता रहे हैं। 416 बंधे अधापवत्तो वेज्जादम सत्यमोति हूँ अबंधे एतो गुणो अबंधे पैडीणम अपसत्थाणम। बंधे अधा पवत्तो, जो अधा प्रवृत्त है वह किसका है? बंध वाली प्रकृति का। जो प्रकृति बंध में है उसका अधा प्रवृत्त संक्रमण होता है। और ये नियम है, जो प्रकृति बंध रही है उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। जो प्रकृति बंध रही है उसका संक्रमण होता है तो एकमात्र अधः प्रवृत्त ही होगा। इतना सुन लो एक बार और कि एक प्रकृति के अनेकों संक्रमण होते हैं। एक प्रकृति है उसके अनेकों प्रकार के संक्रमण संभव है। अनेक प्रकार हैं, टोटल मिला के कितने आपके पास? 5। तो एक कोई प्रकृति हो सकती है जिसके 5 संक्रमण हो। नहीं तो आप बोलोगे सारी प्रकृतियां बंधती है और बंध वाली का आप अधा प्रवृत्त कह रहे हो, तो फिर बचा क्या? सभी में ही हो गया। तो एक प्रकृति के मल्टीपल टाइप्स के संक्रमण हैं। कभी अधा प्रवृत्त होगा, कभी गुण होगा, कभी विद्यात होगा, कभी उद्वेलन होगा, कभी सर्व होगा। सबके सब नहीं होंगे, किसी का कोई कोई सही होगा, किसी का एक ही हो पाएगा, किसी के 2 हो पाएंगे, किसी के 3, किसी के 4। ओके, तो जो बंधने वाली प्रकृति है उसका यदि संक्रमण होगा तो उसमें मात्र अधः प्रवृत्त भागहार का ही प्रयोग हो सकता है, अन्य उसका कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई भागहार उस समय यूज नहीं होगा जब वह बंध रही है। समझ में आया? जैसे मति ज्ञानावरण है, तो मति ज्ञानावरण बंध रही है, पहले गुणस्थान में बनती है, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेकर के 10वें गुणस्थान तक निरंतर क्या हो रहा है? उसका बंद हो रहा है। बंध उसका बंद होता ही नहीं है। 10वें गुणस्थान में जाकर के उसकी बंध विच्छुत्ति होती है, यानी बंध से रुकाव होता है। तो 10वें गुणस्थान तक यदि मति ज्ञानावरण का संक्रमण होगा तो कौन सा होगा? अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होगा, दूसरा कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है? ऐसे ही शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, इनके संक्रमण अभी आगे जाके दिखाएंगे। ये 10वें तक बन रही है, इनके अधः प्रवृत्त संक्रमण होने। सिंपल सा नियम दिखेगा आपको, जितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं कुछ को छोड़ के सब में अधः प्रवृत्त होता है। किसको छोड़ेंगे? आपके पास बंध योग्य कितनी प्रकृतियां हैं? 120। 120 में से कितनी प्रकृतियां अधः प्रवृत्त संक्रमण के योग्य हो सकती हैं? ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलना पड़ेगा? 120 हो कि 20? नहीं नहीं, 120 में से क्या कम करना चाहते हो आप? 4 आयु। 4 आयु को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। भाई आयु का संक्रमण बताया था ना कल आपको, होता नहीं है। आयु क्या है? आयु क्या है? ब्रह्मचारी। आयु क्या है? ब्रह्मचारी। कोई संक्रमण नहीं, कोई दूसरे मिलावट नहीं, शुद्ध रहती है, अकेली रहती है, अपने आप में रहती है, तो उसका संक्रमण नहीं है। तो 4 तो ये कम करना पड़ेगा। एक प्रकृति और है जादुई, वो पॉसिबल नहीं है संक्रमण के लिए अधः प्रवृत्त। उसका नाम है मिथ्यात्व प्रकृति। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बन रहा हो और मिथ्यात्व का संक्रमण हो, तो अब कैसे हो? कल के नियम ध्यान करने आपको। मिथ्यात्व बन रहा है और मिथ्यात्व का संक्रमण हो जाए उस समय, तो उसको बोलेंगे मिथ्यात्व का अधः प्रवृत्त संक्रमण है। राइट? अधः प्रवृत्त किसे कहते हैं? जो प्रकृति बन रही है उसका संक्रमण, तो मिथ्यात्व बंधे उसका संक्रमण हो, तो मिथ्यात्व कहाँ बंधता है? पहले गुणस्थान में। अब पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व बंध रहा है, उसका करना है संक्रमण। तो संक्रमण किस में करना चाहिए? स्वजाति में। स्वजाति क्या है उसकी?
मिश्र और सम्यक्त्व। तो पहले गुण स्थान में क्या सम्यक्त्व मिश्र में संक्रमण लिखाया था क्या? नहीं लिखाया था। इसका मतलब क्या निकला? मिथ्यात्व का अध प्रवृत्त संक्रमण पॉसिबल नहीं है। इनको छोड़ करके जितनी प्रकृतियां हैं उन सब का अधः प्रवृत्त संक्रमण हो सकता है। ये इतना सिंपल है। सारी प्रकृतियां क्या है? अधः प्रवृत्त के लायक है। समझ में आ गया? आगे भैया विज्झादम। एक इसमें अधः प्रवृत्त संक्रमण जो नाम दिया, तो इसमें इस नाम से कुछ अर्थ का संबंध है क्या? कि अधः जैसे गुण संक्रमण है, सर्व संक्रमण है, ये तो नाम से समझ में आता है, पर अधः प्रवृत्त संक्रमण का नाम से किस प्रकार अर्थ बनता है? अधः प्रवृत्त में जैसे वहां करण में लगाते थे, जो परिणाम अपने नीचे भी परिणाम पाए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अपनी प्रकृति में द्रव्य आ रहा है तो वह आ भी रहा है और जा रहा है, तो इसकी अधः प्रवृत्ति है, प्लस माइनस इस प्रकार का कोई एक अर्थ निकाला जाता है ने सोच सकते हैं। इसमें आ भी रहा है, जनरली संक्रमण होगा, जिसका जो बंध रहा है उसमें संक्रमण होगा तो क्या होगा? वो फैलेगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हो रहा है? आ तो रहा है लेकिन ये दे भी रहा है, जो अन्य प्रकृति है उसमें जा भी रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति अधः भी है, नीचे भी पाया जा रहा है। नीचे यानी नॉट गुणस्थान और परिणाम लाइक दैट। इसका अन्य बंध वाली जो दूसरी प्रकृतियां हैं उसमें भी इसका द्रव्य जा रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, ऐसी इसकी अधः प्रवृत्ति है। उद्यावली के नीचे नहीं होता। उद्यावली वाला तो जो द्रव्य सो है ही, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ है सब उसके ऊपर है। नहीं, वैसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जैसे ये जिन प्रकृतियों की सजातीय प्रकृतियों का बंध ऑलरेडी रुक चुका है, तो उन प्रकृतियों के लिए हम ये कैसे कहेंगे कि बंध विच्छुति पर्यंत उनका अधः प्रवृत्तकरण हो रहा है, अरे संक्रमण हो रहा है? जैसे नीच गोत्र का बंध पहले रुक गया है, तो अब उच्च गोत्र मात्रा का बंध हो रहा है आगे के गुण स्थानों में। तो हम ऐसे कैसे कहेंगे कि उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति तक अधः प्रवृत्त उच्च गोत्र संक्रमण। स्व जाती है तो उसमें प्रतिपक्ष नहीं बचा ना। हाँ। तो अब नीच गोत्र है और उच्च गोत्र है, तो एक का बंध रुक गया तो अब तो दूसरा दोनों का ही संक्रमण, दूसरा संक्रमण चालू हो जाएगा। अब नीच गोत्र जो है वह अधः प्रवृत्ति के लायक नहीं बची है, और उच्च गोत्र है तो उच्च गोत्र का आप अधः प्रवृत्त कराना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नीच गोत्र में द्रव्य दोगे, लेकिन नीच गोत्र बन रही है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो है ही प्रतिपक्षी। हाँ। तो उनमें तो अधः प्रवृत्ति जो है उस टाइप का पाया नहीं जाएगा। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये परिभाषा कैसे सेट होगी कि बंध अपनी अपनी बंध जो व्युत्पत्ति तक बंध वाली प्रकृतियां हैं, उन बंधती हुई प्रकृतियों का संक्रमण होता है, उसको बोलते हैं अधः प्रवृत्त संक्रमण। हाँ, इतना है। वो बंध व्युत्पत्ति तक तो अपन बंध विच्छुत्ति हो जाएगी तो उसका बंध नहीं हो रहा, उसके आगे तक वहां तक पाया जा सकता है। अब क्या नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उसके अलावा हाँ, उनका ज्ञानावरण तो दर्शनावरण की प्रकृतियां हैं, उनकी अपेक्षा से लिया जाता है। जो प्रतिपक्ष वाली हैं उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, हाँ, है ना। जो प्रतिपक्ष वाली होंगी हाँ, हाँ, तो उनको तो संक्रमण अधः प्रवृत्त बन भी नहीं पाएगा। इसीलिए और जो स्वतंत्र प्रकृति रहती है वो उनका भी नहीं होगा ना? स्वतंत्र प्रकृतियों का करेंगे ना। स्वतंत्र किसमें? प्रकृतियां तो नाम कर्म की है सब, तो वो तो नाम कर्म की दूसरी जो बन रही है, बंधे भी और दे भी दूसरों में। और तीर्थंकर प्रकृति का नहीं होगा कभी भी संक्रमण? अभी करते हैं अपन, सबका करते हैं। अभी आप एक एक का मत करो, अपन पूरा करते हैं, पूरा करके समझ में आ जाएगा। विज्झादम, ये अधः प्रवृत्ति का समझ में सिंपल लॉजिक इसका क्या है? जो प्रकृतियां बंध रही है उनका संक्रमण होता है स्वजाति अन्न में, उसका नाम है अधः प्रवृत्त संक्रमण वाली प्रकृतियां। ठीक है, आगे विज्झादम। विज्झादम, विज्झादम यानी विध्यात। विध्यात क्या होता है? सप्तमोत्ति, सातवें गुणस्थान तक जो प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है, उन प्रकृतियों का चौथे से सातवें तक संक्रमण होता है, उससे कहते हैं विध्यात संक्रमण। यानी ये बंध विच्छुत्ति की बात चल रही है। चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो चौथे गुण स्थान में आए हुए जीव की बंध से कोई प्रकृतियां रुकी है क्या?
कोई जीव चौथे गुण स्थान में है, ठीक है, तो क्या बंध से कुछ प्रकृतियां रुक चुकी हैं, बंध विच्छुत्ति हुई है। तो जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई है, अब उन प्रकृतियों का संक्रमण होगा। किस में संक्रमण होगा? बंधने वाली में, क्योंकि बंधे संकामित यदि। कौन सा संक्रमण होगा? विद्या संक्रमण होगा, ठीक है। चौथे से सातवें तक विद्या संक्रमण पाया जाता है प्रधानता से। तो कौन सी प्रकृतियों का होगा? जो प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न हो चुकी है, ऐसी प्रकृतियों का वहां पर विद्या संक्रमण होगा। जैसे उदाहरण के लिए चौथा गुण स्थान है, तो वहां पर नपुंसक वेद का बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि बंध विच्छुत्ति कहाँ है? पहले में। उदय से कंफ्यूज मत होना, वो बंध विच्छुत्ति का चार्ट पीछे है, आप उसमें देख सकते हो। तो चौथे गुण स्थान में नपुंसक वेद बंध से रुका हुआ है, तो उसका संक्रमण हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि वो बंध नहीं रहा है। तो कौन सा संक्रमण होगा उसका? विद्या संक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थ की कंडीशंस उसमें लग रही है। समझ में आया क्या? ऐसे ही मिथ्यात्व प्रकृति का चौथे गुण स्थान में संक्रमण हो सकता है क्या? मिथ्यात्व प्रकृति का चौथे गुण स्थान में संक्रमण हो सकता है क्या? अब आप लोग पहले नाम बोलते फिर हाँ, फिर थोड़ा और सोच रहे हो। फिर से, मिथ्यात्व प्रकृति का चौथे गुण स्थान में संक्रमण हो सकता है क्या? अरे होता है भैया। कौन सा होगा? विद्या संक्रमण। क्यों? बंध विच्छुत्ति हो गई ना पहले में बंध विच्छुत्ति हो गई, विद्या संक्रमण होगा। उसके स्पेशल केसेस जहाँ आएंगे कि यहाँ गुण संक्रमण होता है, यहाँ सर्व संक्रमण होता है, उनको छोड़ करके यदि संक्रमण होगा तो कौन सा होगा? विद्यात होगा। एकेंद्रीय प्रकृति चौथे गुण स्थान में क्या बंध विच्छेद हो चुकी है? पहले से ही हो चुकी है, पहले गुण स्थान में जा चुकी है, तो चौथे में क्या उसका संक्रमण होगा? कौन सा होगा? विद्यात होगा। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्याना वरण क्रोध, इसका संक्रमण होगा क्या? हा अरे होगा संक्रमण तो होगा, लेकिन अगला प्रश्न, क्या विद्या संक्रमण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी बंद हो रहा है, और जिसका बंद होता है उसका संक्रमण करेंगे तो कौन सा होगा? अधः प्रवृत्त। तो अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा, लेकिन विद्यात नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा नहीं आप संक्रमण को माइनस कर दो। पांचवा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान। सातवें तक क्या पाया जाता है? विद्यात संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, कहीं जो अपवाद रहेंगे अलग करेंगे, बाकी मुख्य रूप से इतनी चर्चा है कि विद्यादम सप्तमोत्ति, विद्यात संक्रमण सप्तवें तक होता है। अबंधे, जो बंध रूप प्रकृति नहीं है उनका। हो गए दो समझ में आ गए? अब उसमें आपको संक्रमण करने के लिए कुछ करना नहीं अलग से। चौथे से सातवें तक गुण स्थान मेंटेन्ड है, तो वो अपने आप अबंध रूप द्रव्य जो है वह अपने आप बदलता जाएगा। बस वो गुणस्थान रूप परिणाम ही उसके विद्यात संक्रमण के कारण है। जैसे मिथ्यात्व में जाना सम्यक्त प्रकृति मिश्र प्रकृति के संक्रमण का कारण है, वैसे सम्यक्त से लेके सातवें गुणस्थान तक बने रहना वह वहाँ की अबंध प्रकृतियों के विद्या संक्रमण का कारण है। समझ में आ गया? हाँ भैया, ये स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है ये विद्यार्थ में। तो एक कर्म के अंदर हम जितनी उसकी प्रकृतियां आ रही हैं सब स्वजातीय, वो सब स्वजात। जैसे नपुंसक वेद का यदि होता है, हाँ, तो वो जितनी उसकी चारित्र मोहनी की संबंध, प्रकृतियां हैं। या फिर वो पुरुष वेद और स्त्री वेद उसी में होगा? नहीं, सब में मतलब स्वजाति में अंदर जोड़े नहीं बनेंगे, वो सारी स्वजाति हैं। जब नियम बताएंगे अनुपूर्वी संक्रमण का 9वें गुणस्थान में, तब तक सब जगह ओपन रहता है। फिर एक जगह जाकर के 9वें गुणस्थान में कहेंगे
अब ये वाली प्रकृति इसमें ही जाएगी, ये इसमें ही जाएगी, ये इसमें ही जाएगी, इतना फिक्स नियम कर दिया। तो उनका द्रव्य भी जैसे नपुंसक वेद का अगर हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में इक्वली या? इक्वली नहीं, वो अलग अलग उसके तरीके हैं कैसे कैसे जाएगा, है ना। तो वो अपन लब्धि सारथी। भैया एक प्रश्न ये है, बंधे संकामित यदि हाँ बंध में संक्रमण होता है और हाँ। अधा प्रवृत्ति करण में फिर बंधने वाली प्रकृति का अन्य बंधने वाली प्रकृति में, हाँ। ऐसा लेंगे ना? हाँ ठीक है। दूसरा, आपने जब उद्वेलना सम्यक्त और मिश्र प्रकृति की उद्वेलना बतलाई थी, तो अधा प्रवृत्त संक्रमण वहां लिया था, तो वहां जो अधा प्रवृत्त संक्रमण है वो सम्यक्त और मिश्र का ही है। जब सम्यक मिश्र की आपने उद्वेलना बताई थी, तो वो तो उनका तो मतलब बंध योग्य प्रकृतियां हैं नहीं, वो तो उनमें वो एक्सेप्शनल केस लेना है। वो बंध योगी नहीं है ना, इसलिए बस उनका वहां पर तो अधा प्रवृत्ति में बताया कि यहाँ पर इनका संक्रमण संभव है। कौन सा अधा प्रवृत्ति कहने मतलब वहां पर अधा प्रवृत्ति भागहार से अंतर मुहूर्त तक संक्रमण पाया जाता है। वो तो बंधने वाली प्रकृति हाँ, वो बंधने वाली नहीं है, तो वो अपवाद रूप ही है। अपवाद है ना, क्योंकि जब इनको द्रव्य मिला था तब भी हमने उसको अपवाद से ही दिया था, क्योंकि बंधे शंका में जिसका बंध होता है उसमें संक्रमण होता है। अब सम्यक्त प्रकृति में संक्रमण हो रहा है, जबकि सम्यक्त तो बंध ही नहीं रही है। मिश्र में संक्रमण हो रहा है तब भी नहीं वो बंध रहा है। तो ये सम्यक्त और मिश्र के लिए उन रूल्स को बाईपास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे आएगा, एक आवली तक संक्रमण होने के बाद एक आवली तक उस द्रव्य का कुछ होता भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो वो भी सब कर लेते हैं। एक समय बाद ही उनको उठा पटक फिर से भी उनकी चालू हो सकती। तो वो ये दो जो प्रकृतियां हैं इनमें थोड़ी स्पेशल केसिंग है, क्योंकि वो प्रकृति स्पेशल है। बंध से ही आना होता है हर प्रकृति का, इनका द्वार ही दूसरा है। हर प्रकृति जो आती है उसका द्वार बंध द्वार है, लेकिन सम्यक्त्व और मिश्र ये अलग ही द्वार से होकर के आती है। भैया ये विद्या संक्रमण में जो अभी आप बता रहे थे, हाँ, कंक्लूजन मतलब ऐसा है ना कि जैसे कोई गुण स्थान है उसमें किसी प्रकृति की बंध विच्युति हो चुकी है पहले, लेकिन आगे वाले गुण स्थान में उसकी सत्ता है, ठीक है ना, तो ही विद्यात होगा। यही है ना सत्ता process? के बिना तो संक्रमण है नहीं ना। हाँ, सत्ता के बिना संक्रमण नहीं, लेकिन पहले वो बंध विच्युति हो चुकी है, फिर भी उसका अगर आगे सत्ता है तो उसका कैसे संक्रमण होवे, उसके लिए उस समय ये विद्या संक्रमण लगा। बंध विच्युति के बाद सत्व रहते ही है। बंध विच्युति हुई ना, उसके बाद ये बंध विच्युति अभी हुई है, तो इसके बाद अभी सत्ता नष्ट करने में कुछ तो लगेगा ही ना उसको। भले वो एक समय कम दो आवली लगे, लेकिन वो समय तो लगेगा ही, तो सत्ता तो रहेगी। बंध विच्युति के बाद सत्ता रहती है, सत्ता रहती, फिर उस समय उसका संक्रमण कराएंगे तो वो विद्यात नाम का विद्यात। संक्रमण। कहां से कहां तक है? सप्तमोत्ति 7वें तक, ठीक है। आगे एतो, इससे आगे 7वें से आगे कौन सा गुण स्थान है? 7वें से आगे कौन सा गुण स्थान है? 8वां। तो 8वें में क्या है? गुणों। 8वें गुण स्थान से गुण संक्रमण होता है। किसका? अबंधे, अबंध प्रकृतियों का। उसमें भी अपसत्थाणम यानी अप्रशस्त प्रकृतियों का होता है। जो प्रकृतियां गुण संक्रमण की परिभाषा में बताया जाता है हमेशा, शुभांशु, अप्रशस्त प्रकृतियां जो 8वें गुणस्थान के पहले या 8वें गुणस्थान के दौरान बंध से विच्छिन्न होती जा रही अप्रशस्त हैं, अशुभ हैं, उनका गुण संक्रमण होता है। अपूर्वकरण गुणस्थान में 4 आवश्यक प्रारंभ होते हैं: स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। स्थिति बंधावसरण अधा प्रवर्तन में होता है। गुण संक्रमण, तो जो गुण संक्रमण है वो काम ही किसका है? अपूर्वकरण का। तो अपूर्वकरण गुणस्थान से गुण संक्रमण चालू होता है। इसलिए अब वो जो विद्यात था ना, उसको होल्ड पे कर दो। अब क्या चलेगा? गुण चलेगा। अब बहुत तेजी से होगा, ज्यादा फास्ट काम होगा। पहले तो क्या होता है? धीरे 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 काम होता है, और एंड में आते आते क्या होने लग जाता है? अब अपना शिविर तो ऐसा है कि शुरू में करो चाहे एंड में करो, फास्ट स्लो चल रहा, धीरे धीरे चलता है ना। तो वहां लेकिन जब गुणस्थान में चलते हैं आगे आगे, तो क्या होता है? गुणाकार जाता है। लेकिन किन प्रकृतियों का होता है? अप्रशस्त का। और वे अप्रशस्त प्रकृतियां जिनका बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनका बंध हो रहा है उनका यदि संक्रमण होगा तो कौन सा होगा?
तो कौन सा होगा? अधः प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर जो बंध रही हैं उनका यदि संक्रमण चल रहा है वो अधः प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण नहीं हो सकता। अबंध प्रकृति हो यानी विच्छिन्न हो चुकी हो, अप्रशस्त हो यानी पाप रूप हो, ऐसी प्रकृति का 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में जो संक्रमण होता है उसे कहते हैं गुण संक्रमण। उन्हीं का गुण संक्रमण होगा। जैसे उदाहरण के लिए 8वां गुणस्थान है, उस समय स्त्रीवेद, स्त्रीवेद का गुण संक्रमण हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं? हो सकता नहीं है, होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि बंध उसका रुक चुका है, एक शर्त पूरी। अप्रशस्त प्रकृति है क्या? अप्रशस्त प्रकृति है, हाँ, तो 2 शर्त मिल गई, गुणस्थान 8वां मिल गया, हो जाएगा। प्रत्याख्यानावरण मान, उसका 8वें गुणस्थान में गुण संक्रमण होगा क्या? होगा क्या? होगा। क्यों होगा? अप्रशस्त है, बंध से विच्छेद भी हो चुकी है। संजलन क्रोध, संजलन क्रोध का 8वें गुणस्थान में गुण संक्रमण होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बंध रहा है, बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है। पुरुष वेद, पुरुष वेद का संक्रमण, गुण संक्रमण 8वें गुणस्थान में होगा क्या? नहीं होगा। 9वें गुणस्थान में होगा क्या? 9वें गुणस्थान में बंध रहा है। जब 9वें गुणस्थान में बंध नहीं रहा है तब होगा क्या? तब होगा, तब वहां जाके, लेकिन वो तो पुण्य प्रकृति होती, पाप प्रकृतियों का होता है। हाँ, ज्योति बहन जी कह रही, हाँ ये तो सोचे ही नहीं। अरे देवी, पाप प्रकृति है, पुरुष वेद भी पाप प्रकृति है। मालूम पड़ा? नहीं भैया, पुरुष वेद तो अपने को होना। अरे पुरुष वेद क्यों होना? कोई सा वेद नहीं होना। वेद जितने भी हैं क्या है? वे पाप प्रकृति हैं। क्यों पाप है? मोहनी के भेद में है। मोहनी घातियां हैं, घातियां सारा पाप है। जो आत्मा के स्वभाव से भिन्न जाकर के परिणाम करवाए तो वो पाप प्रकृति तो होगी। तो पुरुष वेद भी क्या है? पाप। तो वो होता है कि नहीं होता है, अपन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब इसके आगे, आगे कौन सा संक्रमण है? सर्व संक्रमण। उद्वेलना बताई दी, 3 को ही बताना है। ये 3 के आपको नियम बता दिए है ना, अधा प्रवृत्त के, विध्यात के और गुण संक्रमण के। इसके अलावा उद्वेलना की प्रकृतियां अलग से बताई दी है। अब क्या बच रहा है? सर्व संक्रमण। तो सर्व संक्रमण को आगे की गाथा में बता देते हैं। इन प्रकृतियों का सर्व संक्रमण है और उनके अलावा किसी का भी नहीं है। विध्यात संक्रमण प्रशस्त प्रकृतियों में हो सकता है। हाँ, उसमें प्रशस्त अप्रशस्त का भेद नहीं दिया है। मिथ्यात्व का अधः प्रवृत्त संक्रमण नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध प्रथम गुणस्थान में ही है। ठीक है, विध्यात संक्रमण असंयत से अप्रमत्त संयत तक है। जिनकी बंध विच्छुत्ति हो गई उनका होगा। प्रशस्त का भी हो सकता है, अप्रशस्त का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग से ऐसी विशेषता नहीं डाली है। आगे गुण संक्रमण के नियम। अब गुण संक्रमण जो है ना, 8वें गुणस्थान में बताया, 8वां 9वां 10वां। उसके अलावा और 1-2 जगह होता है और किसी किसी प्रकृति का होता है, वो उसके स्थान बताते हैं। क्या स्थान है? कि जो मिथ्यात्व है उसका गुण संक्रमण होता है। कब होता है? जब प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया जाता है, उस प्राप्त करने से लेकर के एक अंतर मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है। क्योंकि उस समय मिथ्यात्व का द्रव्य मिश्र में और सम्यक्त में देते हैं। जितना पहले समय में दिया उससे अगले समय में असंख्यात गुणा देते हैं। जितना दूसरे समय में दिया उससे तीसरे समय में और असंख्यात गुणा, चौथे 5वें ऐसे करते करते असंख्यातों समय तक असंख्यात गुणा द्रव्य सम्यक्त को और मिश्र को दिया जाता है। उसको बोलते हैं गुण संक्रम पूर्ण काल। एक अंतर मुहूर्त तक चलता है। प्रथमोपशम सम्यक्त के काल से छोटा काल होता है, वो एक गुण संक्रमण का काल है। लेकिन अकेली मिथ्यात्व प्रकृति का होता है, बाकी किसी प्रकृति का गुण संक्रमण नहीं होता। आगे उसके अलावा जब दर्शन मोह की क्षपणा होती है, तब अपूर्वकरण जब चालू होता है तो उसका जो गुण संक्रमण आवश्यक है वो वहां चालू होता है।
लेकिन किस में होगा वो गुण संक्रमण? अकेला मिथ्यात्व में और मिश्र में। बाकी सत्ता में रखी हुई जितनी प्रकृतियां हैं उनका गुण संक्रमण पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आगे तीसरा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय भी गुण संक्रमण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपूर्वकरण आता है, तो अपूर्वकरण होगा तो उसका आवश्यक है गुण संक्रमण। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना का अपूर्वकरण है, तो वह गुण संक्रमण अकेला अनंतानुबंधी में एप्लीकेबल होगा, अन्य जगह अन्य प्रकृतियों में गुण संक्रमण नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई हाँ नहीं बोलना चाह रहा है? देखो, अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होता है, ये एक सामान्य नियम है, लेकिन हर जगह के अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता है, एक बात। और जहां होता है वहां हर प्रकृति का हो, ये भी जरूरी नहीं है, दूसरी बात। जहां श्रेणियां होती है वहां पर हर प्रकृति का जो उसके लायक है वहां संक्रमण होगा, ये नियम है, ये लब्धि सार में दिया है। वैसा तो अब मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ लब्धि सार के नाम से, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ये जितनी है ना, मतलब वो वहां से बहुत स्पष्ट होती है, तो बार बार वो आ जाती चीज है कि वहां पर ऐसा दिया, वहां पर ऐसा दिया। और फिर जय धवल में तो बहुत सारी बातें ऐसी, क्योंकि वो मोहिनी का ही सारा ग्रंथ है, मतलब लब्धि सार है तो गुणस्थान की प्रक्रिया है। वो पूरा जय धवल है कषाय प्राभृत, उसका नाम ही क्या है, कषाय प्राभृत। तो वो केवल मोहिनी के बारे में चर्चा करता है, सत्व, संक्रमण, उदीर्णा, अपकर्षण, स्थिति घात, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं सत्व, उदय स्थान इत्यादि। तो वो याद आ जाती चीज है। बाकी वो आप पढ़ोगे तो आपको और भी समझ में और मजा भी आएगा। तो वहाँ ये सब नियम दिए हैं। गुण संक्रमण प्रधान रूप से सब प्रकृतियों का 8वें गुण स्थान में से ही चालू होता है। एक बात, पहले गुण स्थान में जब प्रथमोपशम सम्यक तो हो, वहां अपूर्वकरण तो होता है, लेकिन उन्होंने गाथा में लिख के छोड़ा गुण संक्रमण नत्थी, यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रकृति नहीं, यहाँ पर ऐसा परिणाम नहीं है कि गुण संक्रमण हो। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब इतना हो जाने के बाद में ये विशेषता है कि 2-3 जगह मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण होता है, होगा अपूर्वकरण में ही, अपूर्वकरण के अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वो जब उद्वेलना वगैरह करते हैं लास्ट में, तो वो तो एक्सेप्शनल, मतलब उद्वेलना वाली चीज है जरा सी, लेकिन यूं उसके बिना होगा नहीं। तो अब अपूर्वकरण में होगा तो मिथ्यात्व की क्षपणा जब होती है तब भी अपूर्वकरण चाहिए होता है। मिथ्यात्व की क्षपणा होती है तो करण किए जाते हैं, सुबह देखे थे अपन ने, अधः प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो जब मिथ्यात्व का क्षय करने का अपूर्वकरण हो उस समय गुण संक्रमण होता है, लेकिन किसका? केवल मिथ्यात्व का, मिश्र का, क्योंकि बाकी प्रकृतियों के लिए नहीं हो रही है छपना, बाकी प्रकृतियों का अपूर्वकरण नहीं है, बाकी प्रकृतियों के बाकी काम होंगे गुण श्रेणी वगैरह, लेकिन संक्रमण जो है वो नहीं होगा, तो मिथ्यात्व में होगा। तो एक तो वो जगह हो गई। उसके अलावा जब प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होता है तो उस समय थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य देंगे तो काम नहीं बनेगा। एक अंतर मुहूर्त के लिए भैया आया पहली बार है, प्रथमोपशम सम्यक्त के समय ही पैदा होता है। कौन पैदा होता है? सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति। तो जब वो पैदा ही हो रही है तो थोड़ी दया करो, थोड़ी दया करो, अभी हाल ही आया है, पैदा हुआ है, इसको भरपूर दो। जैसे आज चतुर्दशी है, राइट, कल क्या आएगी? अमावस्या आएगी, तो आज के बाद अपन कल भोजन करेंगे, तो थोड़ी सी दया करते ना अपने ऊपर, आन दो भाई, जो आ रहा सब आने दो। एकासना के बाद का दिन है, उपवास के बाद का दिन है, तो चेतन भैया थोड़ा सा अलग अपन रहम करते कि नहीं अपने ऊपर? हाँ तो बोलो। हाँ, क्यों भाई, अभी हाल खाली आए हैं, बहुत देर से खाली था, तो ऐसे ही क्या ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय वो बेचारी आई रही है, पैदा ही हो रही है, तो प्रकृति रहम करती है, क्या करो इसको भर भर के दो, ज्यादा ज्यादा दो, क्योंकि इसको आगे तक काम चलाना है। तो चलाने के लिए गुणाकार संक्रमण होता है, गुण संक्रमण। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्राप्त करने पर भी मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है। ये 2 दशा हुई मिथ्यात्व के लिए। ठीक है, आगे
अनंतानुबंधी की विसंयोजना जब होती है उस समय अनंतानुबंधी में गुण संक्रमण होता है। कब होती है विसंयोजना? करण करते हैं जब। करण में अपूर्व करण अनिवृत्ति करण होगा तब इसका गुण संक्रमण पाया जाएगा। इनको छोड़ करके यानी ये मिथ्यात्व मिश्र और क्या है अनंतानुबंधी चार, इनको छोड़ करके बाकी प्रकृतियों का गुण संक्रमण आठवें गुण स्थान के पहले नहीं होता है। वो उद्वेलना वाली बात छोड़ देना, उद्वेलना के लास्ट में बताया था ना गुण संक्रमण, उनको छोड़ के बाकी प्रकृतियों का गुण संक्रमण कब होता है? आठवें गुण स्थान में ही होता है। उपशम श्रेणी हो तो, छपक श्रेणी हो तो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आप लोग बदल ही नहीं रहे हो। लास्ट वाला क्या बोलना था? समझ में आया कि नहीं आया? गुण संक्रमण जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है उसको छोड़ करके शेष प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है तो वह आठवें गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है, भले उपशम श्रेणी हो या छपक श्रेणी हो। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्न, आठवें गुण स्थान में मनुष्य गति प्रकृति का गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? शांति से सोचते हैं, फिर से हो गए सेटल आप। फिर से, आठवें गुण स्थान में मनुष्य गति प्रकृति का गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों भाई संकित क्यों नहीं करेंगे? आयु का नहीं पूछ रहा हूं बेटा, आयु का नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे मनुष्य गति प्रकृति का, नाम कर्म की प्रकृति का, मनुष्य गति प्रकृति का आठवें गुण स्थान में गुण संक्रमण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि गुण संक्रमण के लिए शर्त है अप्रशस्त प्रकृति, और मनुष्य गति जो है वह प्रशस्त प्रकृति है। समझ में आया? तिर्यंच गति का आठवें गुण स्थान में विद्या संक्रमण होगा क्या? अब आप पहले से जवाब दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? विद्या संक्रमण होगा क्या? नहीं होगा। और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का नवे गुण स्थान में गुण संक्रमण होगा क्या? फिर से, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का नवे गुण स्थान में गुण संक्रमण होगा क्या? होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। उपशम श्रेणी में होगा, छपक श्रेणी में नहीं होगा। क्यों भाई? छपक श्रेणी में भी होगा। जब तक उसका नाश नहीं हो जाता है तब तक उसका गुण संक्रमण होगा। अप्रशस्त प्रकृति है, बंध विच्छिन्न प्रकृति है, दोनों शर्तें मिल गई, गुण स्थान भी आठवां और उसके ऊपर का मिल गया, तो क्या होगा? हो जाएगा। और जब सत्ता ही नहीं बचेगी उसकी तब उस समय नहीं होगा। और उपशम श्रेणी है तो वहां पर सत्ता बनी हुई है, चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बढ़िया। तो ऐसे करके ये गुण संक्रमण के और विद्यात के अधः प्रवृत्ति के नियम है। अब चलते हैं अपन सर्व संक्रमण के ऊपर। भैया ये जो तीसरे पॉइंट पे अपूर्व करण आदि लिखा हुआ है, ये अपूर्व करण गुणस्थान नहीं है ना? नहीं, अपूर्व करण परिणाम है, परिणाम है ना? जो यहाँ पर लिखा है दूसरे पॉइंट में। हाँ। दर्शन मोह की क्षपणा के समय अपूर्व करण आदि यानी अपूर्व करण अनिवृत्ति करण परिणाम, परिणाम जो वो- उसके चौथे पांचवे छठे सातवें सातवें में में होते हैं वो और वही छपड़ा तीसरे लिखी पॉइंट ना? में लिखा हुआ है। छपड़ा लिखी ना? छपड़ा होती कहाँ पर है? 4 से 7 में। वो तीसरे पॉइंट का भी वही है जो अपूर्व करण आदि तीसरे लिखा पॉइंट हुआ का है। भी विसंयोजना कहाँ होती है? आयत चयुक के, ठीक है। आयत चतुष्क में, तो वहीं पर लेना है। वहां पर तो होता ही नहीं है, वह जो छपक श्रेणी का है वहां पर है ही नहीं, तो इसलिए उस गुण स्थान में बात ही नहीं। भैया प्रश्न ये है, प्रथमोपशम सम्यक्त के जो अपूर्व करण का समय होता है हाँ, उसमें मिथ्यात्व का उसमें नहीं होगा गुण संक्रमण,
बाकी पहले समय से अंतर्मूर्त काल तक होगा। तो उसमें जो अपूर्व करण है उसमें किन्हीं अन्य प्रकृतियों, अन्य अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण होगा। किसी का भी नहीं होगा। तो अपूर्व गुण करण में संक्रमण थी 8वें में से नहीं है, इसलिए मैंने हाँ? 8वें के पहले नहीं होता इसलिए। हाँ, 8वें गुणस्थान में ही गुण संक्रमण का आवश्यक है। तो उसमें ये बाकी जो अधः प्रवर्त करण अपूर्व करण होते हैं उनके अपूर्व करणों में गुण संक्रमण नहीं है। और फिर जहां पाए जा रहे हैं कुछ केस में किन्हीं किन्हीं प्रकृतियों के, वो यहाँ बता दिए। ठीक है।